13 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड फ्लाइट जिसमें यूरुग्वायन रग्बी टीम, उनके परिवार और सपोर्टर्स थे, मोंटेविडियो से उड़ान भरी। उनका डेस्टिनेशन सांतियागो, चिले था, जहां उन्हें एक मैच खेलना था। जैसे ही प्लेन एंडेस माउंटेन्स के पास पहुंचा, वेदर खराब हो गया। तेज बर्फबारी ने पायलट्स की आंखों को ढक दिया। तेज हवाओं से प्लेन रास्ता भटक गया। पहाड़ों में एक जोरदार क्रैश की आवाज गूंजी। प्लेन का फ्यूजलाज टुकड़े टुकड़े हो गया और बर्फीली ढलानों पर डिब्री बिखर गया। जो लोग इनिशियल क्रैश में बच गए, उन्होंने खुद को अर्थ के सबसे अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट्स में से एक में फंसा पाया। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर, ऊंची चोटियों और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स से घिरे उनके सर्वाइवल की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। सर्वाइवर्स प्लेन के टूटे हुए हिस्सों के अंदर हडल्ड टुगेदर थे। वे ठिठुर रहे थे, घायल थे और डरे हुए थे। वे एक बर्फीले माउंटेन टॉप पर फंसे हुए थे, सिविलाइजेशन से मीलों दूर, इमीडिएट रेस्क्यू की बहुत कम उम्मीद के साथ। रेक्ट फ्यूजलाज के अंदर हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होने लगी। एंडेस माउंटेन्स, जो कभी दूर से एक मजेस्टिक साइट थे, अब सर्वाइवर्स पर मंडरा रहे थे, उनके आइसोलेशन की कांस्टेंट रिमाइंडर बनकर। हवा पतली थी, जिससे हर सांस लेना एक स्ट्रगल था। सूरज ब्राइट होने के बावजूद बहुत कम वार्मथ दे रहा था। खाना और पानी कम था। वे रैकेज से कुछ स्नैक्स और वाइन की बॉटल्स बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन यह उन्हें सस्टेन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भूख उनके पेट को कुतर रही थी। वे पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलाते थे, लेकिन मीगर रेशंस उनकी प्यास बुझाने के लिए बहुत कम थे। फ्रॉस्ट बाइट होने लगा, जिससे उंगलियां और पैर की उंगलियां नेक्रोसिस के कारण काली पड़ गईं। वे इस फेंट होप से चिपके रहे कि रेस्क्यूअर्स उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन पहाड़ साइलेंट रहे। उनकी मदद की पुकार वास्ट एम्प्टीनेस में खो गई। उनकी सिचुएशन की हार्श रियलिटी जल्द ही इनएस्केपेबल हो गई। रैकेज से बचाए गए मीगर सप्लाईज तेजी से घट रहे थे। सर्वाइवर्स भूखे मर रहे थे। वे प्लेन सीट्स के कुशन्स खा रहे थे, इस उम्मीद में कि मीगर पैडिंग में उन्हें कुछ सस्टेनेंस मिलेगा। वे लेदर स्ट्रिप्स उबाल रहे थे, किसी भी तरह का नरिशमेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर कमजोर होते जा रहे थे। स्लो और एगोनाइजिंग डेथ की संभावना का सामना करते हुए वे एक हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर हो गए। उनके मृत फ्रेंड्स और फैमिली के शरीर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स द्वारा प्रिजर्व्ड एक ग्रिम सोल्यूशन प्रदान करते थे। यह डेस्परेशन से लिया गया एक डिसीजन था, अनइमेजिनेबल सर्कमस्टेंसेस में एक लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने एक पैक्ट बनाया कि अगर उनमें से कोई एक मर गया तो उसके शरीर का इस्तेमाल दूसरों को सस्टेन करने के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, इनिशियल हॉरर एक ग्रिम एक्सेप्टेंस में बदल गई। मृतकों का फ्लैश कंज्यूम करने का डिसीजन बहुत डिबेट और कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। कुछ लोगों ने इस एक्ट को बारबैरिक बताया है, ह्यूमन लाइफ की सैंक्टिटी का वायोलेशन। दूसरों ने तर्क दिया है कि यह एक नेसेसरी ईविल था, सर्वाइवर्स के लिए जिंदा रहने का एकमात्र तरीका। सर्वाइवर्स ने खुद इस डिसीजन के बारे में रिग्रेट और प्रैग्मेटिज्म के मिश्रण के साथ बात की है। उन्होंने इसे अब तक का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन बताया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह उनके पास अवेलेबल एकमात्र ऑप्शन था। एंडेस सर्वाइवर्स की कहानी ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का प्रमाण है। यह हमें लाइफ और डेथ के बारे में अपनी बिलीफ्स का सामना करने के लिए मजबूर करती है। पहाड़ पर 72 हैरोविंग डेज के बाद 2 सर्वाइवर्स, नांडो परादो और रोबर्टो कनेसा, मदद के लिए एक डेस्परेट ट्रैक पर निकल पड़े। उन्होंने रैकेज में एक विजन देखा था, लगेज का एक टुकड़ा जिस पर एक मैप था। इससे उन्हें होप की एक ग्लिमर मिली, एक डायरेक्शन जिसका पालन करना था। उनका जर्नी खतरों से भरा था। उन्हें ट्रेचरस टेरेन, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और स्टार्वेशन के कांस्टेंट थ्रेट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परसिवियर किया, इस बिलीफ से ड्रिवन कि वे जिंदा बच सकते हैं। 10 ग्रूलिंग दिनों के बाद वे एक शेपर्ड के पास पहुंचे जो अपने फ्लॉक की देखभाल कर रहा था। उसने अथॉरिटीज को अलर्ट किया और जल्द ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बाकी सर्वाइवर्स को सेफ्टी तक ले जाने के लिए पहुंच गया। दुनिया ने ओ और डिसबिलीफ के साथ देखा जब इमेशिएटेड सर्वाइवर्स पहाड़ों से बाहर आए। उनकी कहानी अनइमेजिनेबल हॉरर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस की एक कहानी ने दुनिया को कैप्टिवेटेड कर लिया।